गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और कई लोगों का कहना है कि सर पैट पढ़ाइए, पैट पढ़ाइए, पैट पढ़ाइए। तो एक बात ध्यान रखिए कि पैट जो आपकी वैकेंसी है उसका अगर सिलेबस आपने ध्यान से देखा है तो उस सिलेबस में देखिएगा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल क्लियर दे रखा है अलग से, जो आपको पढ़ना ही है पूरा। तो अब मैं कह दूं कि हाँ पैट पढ़ा रहा हूँ, पैट पढ़ा रहा हूँ, तभी पढ़ेंगे आप लोग क्या? जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉनसून। और आज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दें और जितने आपके भाई बंधु हैं सभी लोगों को जोड़ लें। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉनसून। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूं। जल्दी से आ जाइए। मॉनसून पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपको याद रखना है कि मॉनसून अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आप लोगों को लगभग सबको पता होगा कि मानसून एक प्रकार का अरबी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले हिप्पालस ने किया था। किसने किया था? हिप्पालस ने सबसे पहले प्रयोग किया था। मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिप्पालस। हिप्पालस एक यात्री था। वो आया और उसने बताया कि ये हवाएं इधर मुड़ती हैं, उधर मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ती हैं, इन सब के बारे में हिप्पालस ने बताया था। और आपको पता होगा कि ये हिप्पालस जो है वो हर्षवर्धन के समय में आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। अच्छा, अब इसका वर्णन जो है अल-मसूदी ने अपनी किताब में किया है। अपनी किताब में किया था। इस मानसून के बारे में सबसे पहले वर्णन किसने किया था? सबसे पहले बताया किसने था? प्रयोग शब्द का किसने किया? मानसून का प्रयोग किया हिप्पालस ने। और इसका वर्णन करने वाला जो था वो अल-मसूदी था। अब मानसून का अर्थ क्या होता है? तो मानसून का अर्थ होता है, मानसून का अर्थ दिशा बदलने वाली हवाएं होती। मानसून
का अर्थ क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवाएं। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मानसून कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। हिप्पालस नामक एक यात्री ने इसके सबसे पहले इसका प्रयोग किया। इसका वर्णन किसने किया? तो अल मसूदी ने अपनी किताब में इस मानसून शब्द के बारे में बताया और इसका वर्णन किया सबसे पहले। मानसून का अर्थ क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवाएं। मानसून का अर्थ क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवाएं। आगे बात समझ में? अब मानसून समझने से पहले आपको सूर्य के बारे में समझना होगा, क्योंकि मानसून में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है फेरोल का नियम। फेरोल का नियम। फेरोल का नियम समझने के लिए आपको सबसे पहले सूर्य की स्थिति समझनी होगी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कब कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में कब कब होता है। तो जल्दी आइए हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? फेरोल के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं। ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक। अब अगर बात करी जाए इस पॉइंट की, सबसे पहले सूर्य जो है 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। अब बिल्कुल सभी लोग कमेंट वगैरह करना बंद कर दीजिए और अगले 20 मिनट बहुत आसानी से समझिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपको मानसून का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। 21 मार्च को क्या होता है? रुकिए, इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। अब सही है। 21 मार्च को सूर्य कहां पर चमक रहा होता है? विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। 21 मार्च से जब आप आगे बढ़ेंगे, 21 मार्च से जब आप आगे बढ़ेंगे, इसके ठीक 3 महीने बाद 21 जून, जून को क्या हो रहा होगा? 21 जून की कहानी ये है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा। कहां चमक रहा होगा? कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो 23 सितंबर को ठीक 3 महीने बाद सूर्य दोबारा 23 सितंबर सूर्य दोबारा कहां पर चमक रहा होगा? तो विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा। 23 सितंबर के ठीक 3 महीने बाद 23 सितंबर के ठीक 3 महीने बाद सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। कहां चमक रहा होता है? मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। और ये तारीख है आपकी 22 दिसंबर। अब जरा समझिएगा ध्यान से, देखिए यहां से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एकदम। 2 कॉन्सेप्ट। जब जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसको क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा।
इसको क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा। ठीक। अब जब जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमक रहा होगा तब तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। तब तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। आगे बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पेन से लिखता हूं। तो 21 मार्च, ये दो तिथियां ऐसी हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों तिथियों पर संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। याद करिए 21 मार्च का समय, इसे कहा जाता है बसंत विषुव। क्या कहा जाता है? बसंत विषुव। और याद करिए 23 सितंबर का समय, इसे कहा जाता है शरद विषुव। क्या कहा जाता है? तो शरद विषुव कहा जाता है। इसे बसंत विषुव, क्योंकि यहां से हमारे यहां बसंत शुरू हो जाती है, और इसे कहा जाता है शरद विषुव। क्योंकि यहां से हमारे यहां 23 सितंबर के बाद हमारे यहां क्या हो जाता है? शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सूर्य जिस गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध में, सूर्य जिस गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें छोटी। कैसा होगा? दिन बड़ा और रातें छोटी। इसमें कोई दिक्कत किसी को कि दिन बड़ा और रातें छोटी? जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां पर दिन बड़ा और रातें छोटी। तो 21 जून को कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर को मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन। 21 मार्च को सूर्य कहां होता है? कर्क रेखा पर होता है, तो कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, मकर रेखा पर होता है, तो मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मानसून पढ़ाइए। तो मानसून को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सूर्य की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सूर्य कभी भी नहीं चलता है, सूर्य रहता है बीच में, इसके चारों ओर घूमती है पृथ्वी। आप देखिए जरा ध्यान से, इसके चारों ओर कौन घूमती है? पृथ्वी। तो पृथ्वी इधर साइड कर्क रेखा देखिए सूर्य के सामने है, इधर विषुवत रेखा सूर्य के सामने है, इधर मकर रेखा सूर्य के सामने है, और इधर फिर विषुवत रेखा सूर्य के सामने है। तो ये ही 4 स्थितियां हैं जिसको जूम करके आपको दिखा दिया गया है कि सूर्य कब विषुवत रेखा पर चमकता है और कब कर्क रेखा पर चमकता है और कब मकर रेखा पर चमकता है। आगे क्लास समझिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए जरा, सूर्य जिस गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी कि नहीं पड़ रही होगी? गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? चलिए एक तो दूसरा गोला बना लेते हैं हम लोग। सूर्य जिस गोलार्ध में होगा बेटा उस गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। गोला अच्छा खासा बन गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा।
अब आपको पता है कि सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। ठीक, हम बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे? तो हम बात करते हैं कर्क रेखा की, क्योंकि हमें भारत के मानसून की बात करनी है। तो भारत का मानसून की अगर बात करें तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कि नहीं? देखिए, इससे पहले वाले में 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कहाँ रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो मार्च से लेकर सितंबर तक ये हमारे यहाँ गर्मी का मौसम रहेगा। अच्छा, एक बात और, सूर्य जिस गोलार्ध में रहता है उस पोल पर दिन होगा। यहाँ पर 6 महीने रहता है तो 6 महीने का दिन, और सापेक्ष के इधर 6 महीने की रात। सूर्य जब इस गोलार्ध में होगा तो 6 महीने का यहाँ पर दिन और 6 महीने की यहाँ पर रात। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिसने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, मानसून पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा मानसून कॉन्सेप्ट पे समझना पड़ेगा आपको। 21 मार्च से 23 सितंबर तक ये क्षेत्र गर्म हो चुका होता है। 21 जून को सूर्य कहां पर होता है? कर्क रेखा पर होता है। तो ये क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है, जब तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तो दाब कैसा होगा? कम होगा बेटा। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसको याद रखिएगा। अगर तापमान अधिक होगा तो दाब कैसा होगा? कम होगा। आगे बात समझ में? तापमान अधिक तो दाब कम। अब यहाँ पर ये गोलार्ध गर्म हो चुका होता है, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ चुकी होती हैं। हवाएं गर्म होकर हमेशा कहाँ उठती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। तो यहाँ कोई लो प्रेशर का क्रिएट हो जाएगा। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी तो ये स्थान खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक इसके सापेक्ष में दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है। देखिए, 21 जून को यहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ रहा होगा? सर्दियां पड़ रही होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? बेटा, टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर कैसा होगा? अधिक होगा। तापमान कम होगा तो दाब कैसा होगा? अधिक होगा। अब यहाँ जो खाली स्पेस हो चुका है, इसको यहाँ की हवाएं भरने का प्रयास करेंगी। ठीक है, जब हवाएं एक जगह से हट जाती हैं तो आसपास की हवाएं उसे भरने का प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती हैं। तो ये हवाएं ऐसे करके जाएंगी। कैसे जाएंगी? ऐसे। दक्षिणी गोलार्ध से ये हवाएं जब विषुवत रेखा को पार करती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं? दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं? दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस बात को याद रखना है। हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके अनुसार? तो फेरोल के नियम के अनुसार। फेरोल
के नियम के अनुसार। फैरोल के नियम के अनुसार हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध को पार करती हैं तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कहाँ मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये बात याद रहेगी। इस नियम को किस व्यक्ति ने दिया? तो फैरोल ने दिया। फैरोल ने बताया कि हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक इसी का विपरीत हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती। ठीक, जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करेंगी तो दाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवेश करेंगी तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। मतलब ये हवाएं जब वापस आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी। अच्छा, वापस कब आएंगी? वापस आएंगी बेटा इस सीजन में। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो यहाँ गर्म हो जाएगा, यहाँ ठंडी होगी, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक, तो ये हवाएं जब ऐसे आएंगी तो किधर मुड़ जाएंगी? इस ओर मुड़ जाएंगी। किस ओर मुड़ जाएंगी? इस ओर मुड़ जाएंगी। जब ये हवाएं ऐसे आ रही होंगी, जब ये हवाएं ऐसे आएंगी तो इस ओर मुड़ जाएंगी। ठीक, तो इस पॉइंट को भी नोट करके लिख लीजिए कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि नो सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की ओर कब चलेंगी और उत्तरी गोलार्ध की ओर कब चलेंगी। अब एक बात और समझिए जरा ध्यान से। फिर एक गोला बनाते हैं। इसको फिर बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई, इतना सही है। चलिए, तो हवाएं बेटा कैसा बहेंगी? हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी। कैसा बहेंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे आ जाओ। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब एक बात बता दें आपको कि ये हवाएं इधर की ओर 6 महीने तक बहती हैं। कहां से कहां तक? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं और 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक हवाएं
उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहती हैं। आ गई बात समझ में? 6 महीने उत्तरी गोलार्ध की ओर और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध की ओर। इन्हीं हवाओं को इन हवाओं को स्थायी पवन कहा जाता है या व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। स्थायी पवन या व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पहले के लोग जो होते थे, पहले जो बड़ी बड़ी नावें हुआ करती थी, आपको पता होगा पहले की जो नावें हुआ करती थी तो बड़े बड़े तिरपाल लगे होते थे ऐसे करके, और यहाँ पर ये व्यक्ति बैठते थे ढेर सारे। ये व्यापारिक पवनों के सहारे दूसरे देशों में जाया करते थे, क्योंकि 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में हवा चलती थी, तो 6 महीने के लिए ये लोग उत्तरी गोलार्ध में चले जाया करते थे व्यापार करने। वापस कब आना है? जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर हवाएं चलेंगी तो नाव उसी हवाओं के सहारे वापस आ जाते हैं। ठीक। अब 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर जाके ये हवाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर जाके ये हवाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो एक दफे क्या हुआ था, छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ था कि ये हवाएं वहां पर 30 से 45 डिग्री पर जाकर फंस गई। अच्छा, जिस नाव पे ये लोग थे, उस नाव में कई सारे घोड़े लदे हुए थे, लाखों की संख्या में घोड़े लदे हुए थे। नावें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, व्यापार करने जाते थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में घोड़े लदे हुए थे। अब नाव वहां जाकर फंस गई, हवा चल नहीं रही थी, तो क्या किया गया, इन लोगों ने सारे घोड़े उठाए और पानी में फेंक दिए। तो घोड़े, जब हजारों लाखों की संख्या में घोड़े थे और जानवर प्राकृतिक रूप से तैराक होता है, क्या होता है, प्राकृतिक रूप से तैराक होता है, तो घोड़ों ने लात वगैरह चलाना शुरू करी, तो पानी में छोटी मोटी लहर आई, तो वो लोग उस लैटिट्यूड से क्रॉस हो गए। इसलिए 30 से 40 डिग्री अक्षांश को, या 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों को क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है, या हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। इतना कॉन्सेप्ट सबके अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तभी बेटा आपको मानसून का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा, 21 जून को कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर, और 22 दिसंबर को फिर कर्क रेखा, मकर रेखा पर। अब जिस गोलार्ध में सूरज होगा, दिन वहां पर बड़ा, उसके विपरीत में दिन रातें वहां पर बड़ी। 22 दिसंबर को यहाँ पर दिन बड़ा होगा और यहाँ पर रात बड़ी होगी कि नहीं। 21 जून को यहाँ पर दिन बड़ा होगा और यहाँ पर रात बड़ी होगी। जब दिन बड़ा 21 जून को तो रातें छोटी। 22 दिसंबर को यहाँ पर दिन बड़ा तो रातें छोटी। ठीक उसके विपरीत में पूछ, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभार। अब हमने आपको क्या बताया था कि हवाएं जब विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, किसके अनुसार, फेरोल के नियम के अनुसार। और हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, किसके अनुसार, फेरोल के नियम के अनुसार। अगर ये भूल जाना तो मेरे मुन्ना इतना याद रखना, एस बना लेना बेटा। क्या बना लेना, एस। क्या बना लेना, एस। और इसमें लगा लेना तीर 2 ठो। क्या लगा लेना, तीर।
अब इतनी रीजनिंग आपको पढ़ाए हैं, ये इधर से हवा आएगी, किधर मुड़ रही है देखिए दाईं ओर, ये इधर से हवा आ रही है, किधर मुड़ रही है देखिए बाईं ओर। तो ऊपर दाईं ओर मुड़ती है और नीचे बाईं ओर मुड़ती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में आया है। तो हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने दाईं ओर, और हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने बाईं ओर। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। प्रेशर बेल्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, दबाव क्या होगा? कम। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, याद रखिएगा। तापमान हमेशा दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तापमान अधिक तो दाब कम, दाब ज्यादा तो तापमान कम। जिस गोलार्ध में तापमान अधिक किस गोलार्ध में होगा, सबसे पहले ये बताइए। जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां पर तापमान अधिक होगा और दबाव टेम्परेचर अधिक होगा और प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। ठीक उसके विपरीत में जिस गोलार्ध में सूर्य नहीं होगा वहां पर टेम्परेचर कम और प्रेशर अधिक होगा। आ गई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं या स्थायी पवनें कहलाती हैं? एक होती हैं स्थानीय पवनें। कौन सी पवनें होती हैं? स्थानीय पवनें। जैसे चिनूक है, हरमट्टान है, लू है, ये सब क्या हैं? स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय क्षेत्रों में चलती हैं। जैसे भारत में लू चलती है। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये हवाएं हैं ईस्ट की ओर जो बहेंगी वो ईस्टर्लीज, वेस्ट की ओर जो बहेंगी वो वेस्टर्लीज। ठीक, चिनूक है, हरमट्टान है, ये हवाएं क्या हैं? स्थानीय पवनें हैं, स्थान विशेष पर चलती हैं। और ये कैसी हवा है? स्थायी हवा है, 6 महीने के लिए उत्तरी गोलार्ध की ओर, ठीक, और 6 महीने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की ओर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ गया? तो चलिए फिर, अब इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो यहाँ तक के लिए इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मानसून का आगे का प्रोसेस समझेंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, एक बार सभी लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे मानसून के बारे में, पार्ट 2 होगा मानसून का, मे भी हो सकता है मानसून पार्ट 3 में खिंच जाए। 3 पार्ट तक वीडियो जा सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।